दोस्तों, ओलंपिक का सीज़न चल रहा है। हालांकि हम लोग उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना हमसे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी जितने कम रिसोर्स में हमारे एथलीट परफॉर्म कर रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है। लोग कहते हैं कि भारत एक 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और कुछ अच्छे एथलीट भी पैदा नहीं कर सकता। उनका कहना उनकी जगह सही भी है, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह एथलीट कैसे पैदा कर सकते हैं जब पहली चुनौती ही हमारे देश के लोगों के सामने पेट की भूख है। इस बीच सरकार अगर खिलाड़ियों के लिए मैदान और ट्रैक बनवाएगी तो इससे देश की जनता को भी ये मैसेज जाएगा कि सरकार देश के विकास को लेकर, देश की जनता को लेकर, देश की आवाम को लेकर उतना चिंतित नहीं है। और सरकार भी सिर्फ 5 साल के लिए आती है। इसमें उनका ध्यान जैसे तैसे अगला चुनाव जीतने पर होता है, खेल कहीं पीछे छूट जाता है। खैर, ये तो हुई आज की बात। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इजराइल की फुटबॉल टीम की है। इजराइल सन 1948 में एक आज़ाद मुल्क बना। इस मुल्क ने उसके बाद बेतहाशा तरक्की की, कई युद्ध भी लड़े, सारे के सारे युद्ध जीते। इस बीच इजराइल की इंटेलिजेंट मोसाद, एक बेहद खतरनाक चुस्त इंटेलिजेंस, दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस में से एक उभर कर आती है। इसे तैयार करने का एक मकसद ये भी था कि जिस तरह के ऑपरेशन ये मोसाद करता था उससे दुनिया को एक मैसेज जाता था कि इजराइल अपने नागरिकों और उनके हितों की रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस बीच इजराइल ने आज़ादी के बाद अपनी एक फुटबॉल टीम भी तैयार की। सन 1972 में ओलंपिक होना था, म्यूनिक ओलंपिक, जो कि जर्मनी में होने वाला था, और इजराइल भी इसमें अपनी दावेदारी पेश करने वाला था। ये टूर्नामेंट शुरू होने को था अगस्त के आखिरी वीक में 1972 में। ओलंपिक शुरू होता है, करीब एक हफ्ता हो जाता है, 5 सितंबर का दिन आता है। अब आपको पता ना हो तो बता दूं कि ओलंपिक में खिलाड़ियों के रहने के लिए एक खास जगह होती है जिसे ओलंपिक विलेज कहते हैं। तो इस ओलंपिक विलेज में सभी खिलाड़ी रुके हुए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है इजराइल के खिलाड़ी भी थे। अब होता यह है कि कनाडा की फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी हैं वो देखते हैं कि 8 लोग ट्रैक सूट पहने ओलंपिक विलेज की दीवार जो है उसको फांदने की कोशिश कर रहे हैं। तो कनाडा के खिलाड़ी सोचते हैं कि शायद ये लोग खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी ट्रैक सूट पहना था, और इंसानियत के नाते ये खिलाड़ी उन सभी 8 लोगों की दीवार पार करने में मदद कर देते। जिन लोगों को इन्होंने चढ़ने में मदद की थी ये लोग PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट, इसके आतंकवादी थे। इन लोगों को पहले से खबर थी कि इजराइल के खिलाड़ी किस जगह रुके हुए हैं, तो ये लोग इजराइल के खिलाड़ियों के पास पहुंचते हैं। सभी लोग हथियारबंद थे। वहां पहुंचकर ये सभी खिलाड़ियों को अगवा करते हैं। अब चूंकि खिलाड़ियों के पास कोई हथियार वगैरह थे नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी पहलवान होता है और वो रिटेलिएट करता है, इनका सामना करता है, लेकिन हथियार तो हथियार है। वो पहलवान और उसके अलावा एक शख्स को और मार डाला जाता है। तो इस तरह 2 खिलाड़ियों को तो वहीं मार दिया जाता है और 11 फुटबॉल प्लेयर को अगवा कर लिया जाता है और वहीं ओलंपिक विलेज में इनको रखा जाता है। अब सुगबुगाहट शुरू होती है इन खिलाड़ियों की रिहाई की। जाहिर सी बात है, अगर इन लोगों ने खिलाड़ियों को अगवा किया है तो इनके कुछ मांग ज़रूर होगी। तो ये मांग रखते हैं कि पब्लिक लिबरेशन फ्रंट जो है, इनके 236 आतंकवादी जो है वो इजराइल की जेलों में बंद हैं। अगर उन सभी को छोड़ दिया जाए तो इन 11 खिलाड़ियों को रिहा कर दिया जा सकता है। लेकिन इजराइल में उस वक्त एक पॉलिसी बनी थी जिसको नो टॉलरेंस पॉलिसी बोला जाता है। उसको फॉलो करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने साफ शब्दों में मना किया कि हम किसी भी तरह का नेगोशिएशन, किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह का वार्तालाप आतंकवादियों से नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल की एक पॉलिसी हमेशा से रही है कि आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत या कोई समझौता ये लोग नहीं करेंगे। तो अब इसका अंजाम ये होता है कि 11 में से 2 खिलाड़ियों को मार डाला जाता है और उनकी लाशें बाहर फेंक दी जाती है। अब ये एक साफ संकेत था कि आतंकवादी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस है, और अगर PLO के बाकी आतंकवादी को ना छोड़ा गया तो ये बाकी खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन इजराइल इस पर भी नहीं झुका। उन्होंने फिर भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। अब आतंकवादियों को लगा कि बात बन नहीं रही है। इस बीच इजराइल ने जर्मनी से कहा कि हम एक ऑपरेशन करना चाहते हैं म्यूनिक में, लेकिन जर्मनी ने चूंकि ओलंपिक का आयोजन किया था और वो अपना बदनामी नहीं चाहता था, और ना ही वो चाहता था कि दूसरे खिलाड़ियों की जान पर कुछ बनाए, तो जर्मनी इसके लिए इनकार कर देता है।
अब यहाँ पर बात बनती ना देख पीएलओ के आतंकवादियों को लगता है कि शायद इजराइल नहीं झुकेगा और ज़्यादा दिन तक म्यूनिख में रह भी नहीं सकते, कभी भी कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो आतंकियों की अगली मांग आती है और ये मांग वो करते हैं कि जर्मनी की सरकार और इजराइल की सरकार दोनों से, और मांग ये कि उनको सही सलामत इन खिलाड़ियों के साथ एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए, वहाँ बाकायदा उन्हें एक प्लेन दिया जाए जिसमें वो खिलाड़ियों को ले जा सके अपने साथ। तो जर्मनी को ये एक अवसर की तरह दिखता है इन आतंकियों को ओलंपिक विलेज के बाहर निकालने का, इनसे छुटकारा पाने का और बाद में इन्हें मार डालने का। तो अब इन आतंकियों के लिए एक बस का अरेंजमेंट किया जाता है। सभी आतंकी और खिलाड़ी इसमें बैठते हैं और बस एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। एयरपोर्ट पर जर्मनी के शार्प शूटर पहले से तैयार होते हैं। अब बस रुकती है, खिलाड़ी के साथ आतंकी बाहर निकलते हैं और कुछ आतंकी खिलाड़ियों को प्लेन में बिठाकर उसके साथ प्लेन में सवार होते हैं। बाकी आतंकी आ ही रहे होते हैं पीछे कि तभी जर्मनी के शार्प शूटर इन पर हमला बोल देते हैं। 4 आतंकी की उसी वक्त मौत हो जाती है। बाकी आतंकियों को भी लगता है कि उनकी मौत नज़दीक है, तो इससे पहले कि उनको मारा जाता, वो जाते जाते सभी खिलाड़ियों को मार डालते हैं और सभी खिलाड़ियों समेत सभी आतंकियों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। इजराइल में खामोशी छा जाती है। अब सभी की नज़रें होती है इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर पर। गोल्डा मेयर उसी रात आला अधिकारियों की मीटिंग बुलाती है। सेम नाइट को सीरिया और लेबनान में जो पीएलओ के ठिकाने थे, 10 ठिकाने, उन पर बमबारी करके कई आतंकियों को मार दिया जाता है। लेकिन इस पर भी जनता का गुस्सा नहीं थमता। अब प्रधानमंत्री मोसाद के चीफ माइकल हरारी को बुलाती है, उनसे बातचीत होती है और 15 लोगों की एक टीम बनाई जाती है उन सभी लोगों को मारने के लिए जो इस नरसंहार में शामिल थे। अब 15 जनों की ये टीम उन सभी लोगों को मारने के लिए पहुंचती है जिन्होंने उनके 11 खिलाड़ियों का कत्ल किया। अब धीरे धीरे करके ये सभी लोगों का नंबर लेती है। सबसे पहले जिसे मारा गया वो शख्स इटली में पीएलओ का हेड था, जिसका नाम था वाइल ज़वेतर। उसको रोम में मारा गया 16 अक्टूबर 1972 को। वो एक होटल में ठहरा हुआ था और जैसे ही वो डिनर के लिए नीचे जाता है, मोसाद का एक एजेंट उसके रूम में एंटर करता है और जैसे ही वो अपने कमरे में आता है, उसको 12 बार गोली मारी जाती है। और इस तरह लगभग ब्लैक सितंबर के 1 महीने के बाद पहले मास्टरमाइंड को असैसिनेट कर दिया जाता है। दूसरा शख्स जिसे मारा जाता है वो उसका नाम होता है महमूद हमशेरी। ये भी एक पीएलओ रिप्रेजेंटेटिव था फ्रांस की तरफ से। इसको मारा जाता है दिसंबर 8 को 1972। अब होता ये कि उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक इटालियन जर्नलिस्ट आती है। होती वैसे ये इजराइल से ही है, लेकिन इटालियन जर्नलिस्ट का भेष बनाकर आती है और इसका नीचे इंटरव्यू चल रहा होता है। इसी बीच में जो मोसाद के एजेंट होते हैं वो ऊपर जाकर इसके डेस्क टेलीफोन जो होता है उसमें बम फिट करके आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही महमूद हमशेरी रूम में आता है, उसको एक कॉल आता है और कॉल करने का मकसद ये था कि ये कंफर्म कर लिया जाए कि रूम में इस वक्त महमूद हमशेरी ही है। और जैसे ही ये कंफर्म होता है कि रूम में महमूद हमशेरी है, बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। उससे महमूद हमशेरी घायल हो जाता है, मरता नहीं है, लेकिन कुछ वीक के बाद महमूद हमशेरी मर जाता है। अगला शख्स जिसे मारा जाता है उसका नाम होता है हुसैन अल बशीर। ये एक जॉर्डन का रहने वाला था और इसको मारा जाता है जनवरी 24, 1973 को। यह भी साइप्रस में रह रहा था। उसे मारने के लिए जिस होटल में रुका था वहाँ की लाइट की सप्लाई काट दी जाती है और जब तक वापस लाइट आए तब तक एजेंट उसके बिस्तर के नीचे बम फिट कर चुका। जैसे ही हुसैन अल बशर कमरे में आकर बिस्तर पर बैठता है, बम फटता है और उसकी मौके पर वहीं मौत हो जाती है। चौथा शख्स जो था उसका नाम था बासिल अल कुबैसी। इसको मारा जाता है 6 अप्रैल 1973, अप्रैल 6, 1973 को। ये एक लॉ प्रोफेसर होता है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में। तो जब वो सिटी ऑफ पेरिस में डिनर करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, उस समय 2 एजेंट आते हैं इजराइल के और उसके सिर में 12 बार गोली मारकर इसका कत्ल कर दिया जाता है। अब इन 4 लोगों का कत्ल करने के बाद 3 और इस हमले के मास्टरमाइंड जो थे वो लेबनान में काफ़ी हाई सिक्योरिटी होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मोसाद के एजेंट उन्हें ढूंढ रहे हैं और जिस तरह पहले 4 लोगों को मारा है
वो किसी भी वक्त ढूंढकर इन लोगों को भी मार डालेंगे। और ये होटल जो हैं वो ऐसे थे जहाँ पर उस तरह का ऑपरेशन कर पाना संभव भी नहीं था जैसा ऑपरेशन पहले 4 बार किए जा चुके हैं। अब इस बात को इजराइल की जो मोसाद है वो भी जानती थी, तो उन्हें मारने के लिए ऑपरेशन व्रेथ ऑफ गॉड के नीचे दूसरा ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ शुरू किया गया। 9 अप्रैल 1973 की रात को 3 कमांडो लेबनान की धरती पर एक्स्ट्रा पहुंचते हैं। यहाँ पर पहले से ही मोसाद के एजेंट कार लेकर तैयार खड़े थे। कमांडो उनके साथ मिलते हैं। अगले दिन कुछ कमांडो सिविल ड्रेस में और कुछ कमांडो औरत के कपड़े पहनकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और मौका पाकर गार्ड्स को मारकर होटल में घुस जाते हैं। यहाँ पर वो तीनों आतंकियों को मारते हैं। उसके अलावा एक आतंकी की पत्नी और 3 और सिविलियंस की जान भी इसमें चली जाती है। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि मोरक्को का एक वेटर था जो कि नॉर्वे में जॉब करता था। नॉर्वे में वो वेटर का काम करता था। यहाँ पर इजराइल की मोसाद उसको शक होता है कि ये भी उस नरसंहार में शामिल था और इजराइल की जो मोसाद होती है ये उस शख्स को भी मार डालती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये होती है कि यहाँ पर नॉर्वे की पुलिस इन 6 मोसाद एजेंट को पकड़ लेती है रंगे हाथ। अब जैसे ही ये लोग पकड़ में आते हैं उसके बाद ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये इजराइल की तरफ से एक मिशन पर थे और ये मिशन म्यूनिख में हुए उनके 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। तो पूरी दुनिया में इजराइल की बात होती है कि अब पूरी दुनिया में बात फैल जाती है कि इजराइल किस तरह से ढूंढ कर अपने दुश्मनों को मार रहा है और पूरी दुनिया में इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ता है और इजराइल को अपना ये ऑपरेशन वहीं रोकना पड़ता है। कुछ दिनों तक ये ऑपरेशन रुका हुआ रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इजराइल अपना फिर से मिशन चालू करता है और इस बार बात को ओपन नहीं होने दिया जाता और 1988 तक इजराइल इस केस में शामिल सारे आतंकवादियों को, सभी लोगों को जो भी इस केस में शामिल था, सारों को मौत के घाट उतार देता है। और इस केस की एक बात स्पेशल थी, जब भी मोसाद के जो कमांडो हैं ये किसी को मारने वाले होते हैं तो ये उससे पहले उनके घर पर फूलों का एक गुलदस्ता और उसके साथ एक मैसेज पहुंचाते थे कि अ रिमाइंडर वी डू नॉट फॉरगेट और फॉरगिव, कि हम आपको याद दिला दें कि ना तो हम भूलते हैं ना हम माफ़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मोसाद के ऊपर बेस्ड थी। उम्मीद है आने वाले टाइम में मोसाद की और कहानी लाएंगे। तब तक के लिए मिलता है, गुड बाय, शुक्रिया।